नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। पाकिस्तान में एक बार फिर लोकतंत्र की हत्या हुई है और एक बार फिर हत्यारा कोई और नहीं बल्कि वहां की आर्मी है। वहां के आर्मी चीफ हैं। चुनाव के नाम पर पाकिस्तान के लोगों को एक बार फिर ठगा गया है। वहां के लोगों ने जिसके लिए वोट किया उसे एक बार फिर ठिकाने लगा दिया गया है। वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पाकिस्तान में लाठी तो आर्मी के हाथ में है, इसलिए वो अपने हिसाब से देश को हाँक रहे हैं। अब पाकिस्तान में अभी जो आम चुनाव हुए उसमें आर्मी ने इमरान खान को ठिकाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इमरान खान को तो कई मामलों में फंसा दिया गया, कई मामलों में उन्हें सजा भी हो गई। उनकी पत्नी के साथ उनकी शादी को अवैध भी करार दे दिया गया। उनको चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया गया। उनकी पार्टी भी चुनावी रेस से बाहर हो गई क्योंकि पार्टी का इलेक्शन सिंबल बल्ला, जो क्रिकेट बैट उनका सिंबल था, उसे भी जब्त कर लिया गया। लेकिन आर्मी की लाख कोशिशों के बावजूद इमरान खान के समर्थक बड़ी संख्या में बाहर निकले और वोटिंग किया। पहले तो आर्मी के इशारे पर मोबाइल इंटरनेट को पाकिस्तान में ठप कर दिया गया। और अगर इमरान खान की पार्टी पीटीआई की माने तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि अफरा तफरी का माहौल बन जाए और लोग अपने पोलिंग बूथ को आसानी से खोज नहीं सकें। असल में पाकिस्तान चुनाव आयोग ने वहां की जनता को उनके वोटों और मतदान केंद्रों के बारे में सूचित करने के लिए 8300 एसएमएस सेवा शुरू की थी। मतदाताओं को अपने मतदान की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना राष्ट्रीय पहचान पत्र नंबर 8300 पर भेजना था। अब इंटरनेट सेवा के साथ साथ 8300 एसएमएस सेवा के भी बाधित होने की खबरें आने लगी। जाहिर है, मंशा ये थी कि मतदाताओं को बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर आने से रोका जाए। इसका सबसे ज्यादा नुकसान पीटीआई को हुआ क्योंकि उसके समर्थक सबसे ज्यादा जोश में थे। अपने नेता की गिरफ्तारी और पार्टी को योग्य ठहराने से वो काफी गुस्से में थे, तो उन्हें बड़ी संख्या में वोटिंग करने से रोकने का एक प्रयास था जो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान आर्मी के इशारे पर किया। खैर, जैसे तैसे चुनाव हो गए। असली खेल तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने अनऑफिशियल, गैर आधिकारिक चुनाव रिजल्ट्स दिखाने शुरू कर दिए। पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में चुनाव में काउंटिंग कैसे होती है। वहां चुनाव समाप्त होने के बाद सारे पोलिंग बूथ पर मतों की गिनती इमीडिएटली शुरू हो जाती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 भरता है और अलग अलग पार्टियों के बूथ एजेंट जो वहां पे होते हैं उनके साथ शेयर भी करता है। उसके बाद वो फॉर्म 45 रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेज देता है। अब उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर क्या करता है, वो एक दूसरा फॉर्म बनाता है जो कहा जाता है फॉर्म 47। उसमें वो सारे पोलिंग बूथ से आए गए इंफॉर्मेशन को लेकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव शीट बनाता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की और इलेक्शन कमीशन को भेजता है। अब यहां हुआ क्या, देखिए, पाकिस्तान में यह परंपरा रही है कि वहां की मीडिया सारे पोलिंग बूथ से इंफॉर्मेशन लेकर अनऑफिशियल लीड्स बताना वो शुरू कर देते हैं, चाहे वो टीवी चैनल्स हों, वेबसाइट्स हों या जो भी इस तरह के मीडिया ग्रुप्स हैं, वो ऐसा का शुरू कर देते हैं। एक परंपरा रही है वहां पे। इलेक्शन कमीशन से जो फाइनल रिजल्ट आने में तो टाइम लग जाता है क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है, लेकिन ये टीवी चैनल्स अनऑफिशियली ये सारे लीड्स बताना शुरू कर देते हैं। अब 8 फरवरी को चुनाव खत्म होने के बाद जब वहां की मीडिया, टीवी चैनल्स, वेबसाइट्स, उन्होंने जब अनऑफिशियल लीड्स बताना शुरू किया तो पाकिस्तान आर्मी और इमरान खान के विरोधी सन्नाटे में आ गए क्योंकि इमरान खान के समर्थित कैंडिडेट्स जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के रूप में चुनाव में थे, उनको भारी बढ़त दिखाई गई। अब आपको बता दें, इमरान खान को पहले तो चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया गया। उसके बाद उनकी पार्टी पीटीआई को भी चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया गया क्योंकि उनका जो इलेक्शन सिंबल था वही उनसे छीन लिया गया। ठीक है, तो उसके बाद इमरान खान ने क्या किया कि चुनाव लड़ने के लिए इमरान खान और उनकी पार्टी ने नया रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो बतौर निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंस वो चुनाव में खड़े होंगे और पीटीआई उनको अपना समर्थन डिक्लेयर करेगी ताकि लोगों को मालूम हो कि इमरान खान का कैंडिडेट कौन है। अब पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में 266 सीटें जिनके लिए सीधे मतदान होता है। इस बार 265 सीट पर चुनाव हुए
एक सीट पर मतदान नहीं हुआ, शायद किसी कैंडिडेट की मौत हो गई थी। तो 265 सीटों के लिए चुनाव हुए। कुछ टीवी चैनल्स ने अनऑफिशियल लीड्स में बताया कि इमरान खान समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 100 से ज़्यादा सीट पर आगे चल रहे हैं और कुछ ने तो 135 तक का आंकड़ा दिखाया। मतलब इमरान खान समर्थित कैंडिडेट्स वो स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहे थे। अब जब टीवी चैनल्स, वेबसाइट्स ने अनऑफिशियल लीड में इमरान समर्थित कैंडिडेट्स को भारी बढ़त दिखाना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान की आर्मी घबरा गई और उसने एक नया खेला शुरू कर दिया। अब मैं आपको यह बताता हूं कि वो खेला क्या था। अब अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके बाद हुआ क्या कि पोलिंग बूथ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने बूथ एजेंट्स के साथ फॉर्म 45 शेयर करना बंद कर दिया और अपने हिसाब से फॉर्म 45 में चेंज करके, बदलाव करके रिटर्निंग ऑफिसर्स को भेजना शुरू कर दिया। अगर कई जगह फॉर्म 45 बूथ एजेंट के साथ शेयर किया भी गया तो एक दूसरा फॉर्म जो उससे बिल्कुल अलग था, जो बूथ एजेंट को दिया गया, वो एक अलग ही फॉर्म 45 बना करके उसमें अपने हिसाब से एंट्री करके, डेटा डाल करके रिटर्निंग ऑफिसर को भेजना शुरू कर दिया गया। और फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी मनमानी अलग से की और उन्हें जिस तरह से ऊपर से आदेश मिला था उस हिसाब से फॉर्म 47 बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। ये सब कुछ वहां मीडिया में रिपोर्ट किया गया है। पीटीआई ने आरोप भी लगाया है। अब इन सब की वजह से ऑफिशियल रिजल्ट आने में काफ़ी देर लगी। अभी तक मतलब आप समझिए कि 8 तारीख को चुनाव हुई, 9 तारीख 10 तारीख को जाकर के देर रात तक वो पूरे रिजल्ट्स आए। अब आपको याद होगा 8 तारीख की रात में तकरीबन 3 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और 3 से 4 सीट के रिजल्ट्स बताती है और उसने साफ कह दिया कि भाई मीडिया में जो अनऑफिशियल रिजल्ट्स आ रही है वो सही नहीं है और नहीं उनको कोई इसकी जानकारी है। अब एक और मजे की बात है, NA30 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से नवाज शरीफ कैंडिडेट थे और वहां से वो जीत चुके हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप देखेंगे उनमें किसको कितना वोट मिला है तो 14 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको 0 वोट मिला है। अब सोचिए कि क्या ये संभव है? भाई ये 14 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपना वोट तो डाला होगा, उनकी फैमिली के लोगों ने तो वोट डाला होगा, लेकिन नहीं, उन सबों का वोट जो है वहां पे 0 दिखाया गया है और नवाज शरीफ वहां से विजयी घोषित हो गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि वो 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक जगह से हार गए हैं और NA130 से वो जीत गए हैं। अब देखिए धांधली के जो आरोप लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं, सारी दुनिया ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन सबने पाकिस्तान चुनाव में हुए धांधली पर, अनियमितताओं पर अपनी चिंता व्यक्त की है और ये कहा है कि भाई आपकी इसकी जांच करवाइए। अमेरिका और यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन ने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी सहित हस्तक्षेप के आरोपों का उल्लेख किया है, मेंशन किया है और कहा है कि इन सब की, चाहे वो अनियमितता हो, हस्तक्षेप हो, धोखाधड़ी हो, इन सारे आरोपों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। अब ये तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि इन चुनावों में जम के धांधली हुई है पाकिस्तान आर्मी के इशारे पर। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इस वक्त स्थिति क्या है। देखिए पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ही बड़ा गेम खेला है। अभी तक जो नतीजे आए हैं उससे साफ है कि अगली सरकार नवाज शरीफ की बनेगी, लगभग स्पष्ट है, अनलेस कि लास्ट मोमेंट पे कोई चेंज हो जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, आसिफ जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, इनको मिला करके एक सरकार बनेगी और संभवतः नवाज शरीफ ही उसके मुखिया होंगे, जैसे कि पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। अब देखिए नवाज शरीफ की पार्टी को लगभग 73 सीट मिली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगभग 55 सीट मिली है और MQM को 17 सीटें मिली हैं। तो अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो एक मेजॉरिटी बन जाती है और ये आराम से सरकार चला सकते हैं। इन लोगों ने, अब आर्मी भी ऐसा ही चाहती है, तो तय है कि सरकार अब इन्हीं की बनेगी और इन लोगों ने आपस में मिलना जुलना भी शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये सारी मुलाकातें शुरू हो गई हैं। अब आते हैं कि जो PTI के कैंडिडेट्स थे, इमरान खान के जो कैंडिडेट्स थे, उनको कितनी सीटें मिली हैं। देखिए उनके द्वारा समर्थित जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनकी संख्या लगभग 92 से 95 है। कुल 100 के आसपास टोटल इंडिपेंडेंट्स हैं, लेकिन इमरान खान के समर्थित कैंडिडेट्स की संख्या लगभग 92 से 95 के बीच में है। लेकिन देखना यह है कि PTI के नाम पर अपनी सीट जीतने वाले इनमें से कितने कैंडिडेट्स जो इंडिपेंडेंट हैं
वो अपनी पार्टी के मुखिया यानी इमरान खान के प्रति वफादार रहेंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं, उनके ऊपर कोई दल बदल का कानून लागू नहीं होता और वे पार्टी अनुशासन का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं होंगे। और आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान की आर्मी उनके ऊपर दबाव डालेगी तो वो क्या कर सकते हैं, उनके सामने कोई रास्ता नहीं होगा। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है, तो वो क्या करेंगे ये किसी को मालूम नहीं है। वैसे भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको जीत की अधिसूचना के बाद किसी पार्टी में शामिल होने के लिए 3 दिन का समय होता है उनके पास। दूसरा विकल्प उनके पास ये है कि वो अपनी पसंद के किसी भी नाम से एक दूसरा ग्रुप बना ले और वो पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान आर्मी ने ये तो सुनिश्चित कर दिया कि पीटीआई को अगर 100 के लगभग उनके कैंडिडेट्स जो हैं 92-95 उनके जो कैंडिडेट्स हैं अगर उनको जीत मिली है तो आपको ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान आर्मी ने जानबूझ करके पीटीआई को हराया है। लेकिन जिस तरह के नंबर्स आए हैं उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इमरान खान या उनके द्वारा समर्थित जो कैंडिडेट्स हैं वो तो सरकार नहीं बना पाएंगे। ये बहुत ही महीन गेम जिसको कहते हैं ना, बहुत ही डेफ्टली पाकिस्तान आर्मी ने इस गेम को खेला है। और ये भी समझिए, ये तो पहले ही मालूम था कि पाकिस्तान आर्मी इस बार ये चाहती है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, जैसे पिछली बार पाकिस्तान आर्मी ये चाहती थी कि इमरान खान प्रधानमंत्री बने। और उस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने ये इंश्योर किया था कि नवाज शरीफ पिक्चर में ही नहीं हो। इस बार भी, और ये भी देखिए, इमरान खान की सरकार तो बनवाई पाकिस्तान आर्मी ने, लेकिन आपको याद होगा पार्लियामेंट में इमरान खान को स्पष्ट बहुमत नहीं था। पाकिस्तान में उस वक्त इमरान खान की जब सरकार बनी भी तो सरकार चलाने के लिए कई दूसरे दलों का उनको सहारा लेना पड़ता था। इस बार भी पाकिस्तान आर्मी नवाज शरीफ की सरकार तो बनाने जा रही है, लेकिन उसने इंश्योर किया है कि नवाज शरीफ के पास भी बहुमत ना हो। और इसलिए उन्होंने ये सारा खेल किया है ताकि अगली जो भी सरकार बनती है वो उनके इशारों पे नाच सके और उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सके। क्योंकि जब आपकी स्टेबिलिटी ही नहीं है तो आप निडर हो करके आर्मी को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इसके साथ साथ 4 स्टेट्स में भी चुनाव हुए हैं, उनमें क्या स्थिति मैं आपको बताता हूं। पंजाब में पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी नवाज शरीफ की जो पार्टी है उनकी सरकार बनेगी। और इस बार चर्चा ये है कि शायद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज वहाँ की चीफ मिनिस्टर बने। अब सोचिए क्या मंजर होगा अगर नवाज शरीफ बनते हैं प्रधानमंत्री और उनकी बेटी पंजाब जो वहाँ का सबसे बड़ा प्रांत है, आप समझिए कि 266 जो नेशनल असेंबली की सीट है उसमें से करीब 141 तो सिर्फ पंजाब में है, इतना बड़ा प्रदेश है उनका। सिंध में हमेशा की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत हुई है, वहाँ पे जरदारी साहब जिसको चाहेंगे मुख्यमंत्री बनेंगे वो। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे इमरान खान पिछली बार भी उनकी सरकार थी, वहाँ एक बार फिर से उनके समर्थित कैंडिडेट्स जो हैं वो उनको एक तरह से आप कहें तो बहुमत मिला है। लेकिन फिर वही बात है, वो सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। चुनाव जीतने के बाद वो इमरान खान के प्रति वफादार रहेंगे नहीं रहेंगे, अलग से ग्रुप बनाएंगे नहीं बनाएंगे, आर्मी उनको क्या इंस्ट्रक्शन देगी, क्या वो आर्मी की बात को मानेंगे, विद्रोह करेंगे, अब ये सब देखने वाली बात है। बलूचिस्तान में खास एक चीज़ ये हुई है, वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इस बार सबसे ज़्यादा नंबर्स मिले हैं, सबसे ज़्यादा सीट मिली है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली है। वहाँ की जो लोकल जो पार्टीज होती थी वो सब इस बार नक्शे से गायब हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है और वहाँ की जो लोकल पार्टियाँ हैं उन्होंने एक तरह से चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। तो इसकी वजह से इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको ज़्यादा सीटें मिली हैं, बाकी लोग चुनाव के प्रति उदासीन थे, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। एक खास बात यह है, पाकिस्तान आर्मी ने इमरान खान को ठिकाने तो लगा दिया है, लेकिन आपको याद होगा इमरान खान बार बार ये कहते थे कि पाकिस्तान आर्मी उनके साथ वही सलूक कर रही है जैसा उसने एक समय मुजीबुर रहमान के साथ किया था। आपको याद होगा 1970 के चुनाव में जब मुजीबुर रहमान जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में थे उनको बहुमत मिला था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाना मंजूर नहीं किया और उसके बाद एज वी से की रेस्ट इज हिस्ट्री। और परिणाम ये हुआ कि आगे चल करके पाकिस्तान का विभाजन हो गया, बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। अब इस वक्त इमरान खान के समर्थकों में इतना आक्रोश है, पंजाब से सिंध तक लेकर उनके जो समर्थक हैं वो एक तरह से बगावत पर उतर आए हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है, इमरान खान ने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। आज तक पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कोई नहीं बोलता था, लेकिन इमरान खान ने जो नैरेटिव वहाँ क्रिएट किया है कि जिस तरह से अमेरिका के इशारे पर
पाकिस्तान आर्मी ने उनकी सरकार को हटाया, गिराया, तो उसके बाद से उनके समर्थकों में काफ़ी आक्रोश है और वो एक तरह से बगावत पे उतर आए हैं। और अगर आर्मी नहीं सुधरी तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखिए, इमरान खान कहते हैं कि याद रखो, अगर तुमने मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो तुम्हें क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इशारा तो वो यही कर रहे हैं ना कि जैसे एक विभाजन पहले हुआ वैसे अगला भी हो सकता है। और अगर जिस तरह से इमरान खान को सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान में, तो आप इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते। एक चीज़ और, अगर जो अभी चुनाव हुए हैं, नवाज शरीफ की सरकार बनती है, तो भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, नवाज शरीफ एक बिजनेसमैन है और हमेशा से भारत के साथ अच्छे रिश्ते हों इसकी वो बात करते हैं। लेकिन इस बार अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि भारत के साथ वो रिश्ते तभी सुधारेंगे जब भारत कश्मीर में जो 370 उसने हटाया है उसको वो वापस ले। अब देखिए, वो तो होने से रहा, लेकिन इस बात की संभावना जरूर है कि नवाज शरीफ के हिस्ट्री को देखते हुए कि अगर नवाज शरीफ बनते हैं तो शायद भारत के साथ रिश्तों में थोड़ी और नॉर्मेल्सी आएगी। लेकिन सब कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि वहाँ की आर्मी क्या चाहती है। अगर दोनों एक पेज पे रहे तब तो बात बनेगी, लेकिन भारत को लेकर के वहाँ की आर्मी कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, इस बात की उम्मीद तो कम ही है। पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह है कि इस वक्त इमरान खान के समर्थकों में पाकिस्तान आर्मी को लेकर के जो आक्रोश है, अगर उसको समय रहते उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो पाकिस्तान को इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और शायद 1971 का इतिहास फिर से दोहराया भी जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।